नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट जीएस को लेके आएंगे, जिनके बारे में आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर दे रखा है। एक एक मेंबर को पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसिका, कैरोफाइसिका, जेंथोफाइसिका, फियोफाइसिका और रोडोफाइसिका, ये जो बातें दे रखी है उनमें से एक एक चीज़ हम पढ़ते जाएंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरोफाइसिका, एक जीनस है जिसका नाम है कारा, और कारा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जीनस है, इसलिए इनको सबसे पहले लिया। आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमेशा इसके अंदर जो मेन एग्ज़ाम है, उस मेन एग्ज़ाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बने, अभी तक बने हैं और आगे भी संभावना है क्वेश्चन बनने की। अगर मैं बात करूं कारा की, तो कारा के सर्वप्रथम पढ़ने से पहले हम कारा के क्लासिफिकेशन को लिखेंगे। तो अगर कारा का क्लासिफिकेशन लिखता हूँ तो सबसे पहले हम डिवीजन को लिखेंगे, और डिवीजन कारा है उसको बोलेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर इसका डिवीजन है। दूसरा लिखेंगे इसके अंदर इसकी क्लास के बारे में। तो क्लास है इसकी कैरोफाइसी या कैरोफाइटा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे जीनस की, ऑर्डर की, ऑर्डर है इसका कैरेल्स। उसके बाद हम बात करेंगे इसके फैमिली की, फैमिली है कैरेसी। और जीनस की बात करेंगे तो जीनस है कारा। ये हो गया इसके क्लासिफिकेशन के अंदर। तो क्लासिफिकेशन के अंदर डिवीजन थैलोफाइटा, क्लास कैरोफाइसी, ऑर्डर कैरल्स और फैमिली है वो कैरेसी। इसकी एक एक बात को हम उनके आवाज से शुरू करेंगे। देखिए, कारा की लगभग 180 जातियां पाई जाती हैं टोटल विश्व भर के अंदर। विश्व में जो कारा की है 180 स्पीसीज पाई जाती है। कारा की जो विश्व भर के अंदर 180 जातियां हैं जो पाई जाती है, और जिनमें से अधिकांश है वो कैसी है, फ्रेश पाई जाती है। जिनमें से अधिकांश फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इसमें से मोस्टली जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा कुछ एक जातियां हैं जो अनयूजुअल हैबिटेट के अंदर भी पाई जाती है, जहाँ पर सामान्य कोई प्लांट ग्रो नहीं करता। फॉर एग्जांपल कारा जो बाल्टिका, कारा बाल्टिका है, ये पाया जाता है खारे जल के अंदर। मुख्यतः कैसी है ये, फ्रेश वाटर की है। बफास से क्या होता है इसके अंदर, कुछ जातियां जैसे कारा बाल्टिका, तो कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है खारे जल में, भारी जल या खारे जल में पाई जाती है, समुद्र के जल में। तो मुख्यतः इनका आवास जो है फ्रेश वाटर है, परंतु जो कारा बाल्टिका है, ये कारा बाल्टिका पाई जाती है कौन से, खारे जल के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एक और स्पीशीज है, इसका नाम है कारा फ्रेजिलिस। और ये कारा फ्रेजिलिस है, ये पाई जाती है उष्ण या गर्म झरनों में या फिर उष्ण आवासों में। ठीक है, जो कारा बाल्टिका है वो पाई जाती है खारे जल के अंदर, और कारा फ्रेजिलिस है, ये पाई जाती है उष्ण स्रोतों या उष्ण गर्म झरनों के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो भारत के अंदर इसकी लगभग जो स्पीसीज पाई जाती है, जिसके अंदर भारत के अंदर लगभग इसकी 30 जातियां पाई जाती हैं। भारतवर्ष में तकरीबन
लगभग 30 जातियां पाई जाती। ठीक है, जो भारत के अंदर इसकी लगभग 30 जातियां पाई जाती है, जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है, इनमें से एक है कारा जिरेनिका, कारा बाल्टिका, इसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है। कारा फ्रेजिलिस, ठीक है, कारा बाल्टिका, कारा फ्रेजिलिस, कारा जिम्नोटिका, कारा जिम्नोटिका, ठीक है, कारा जिम्नोटिका, कारा ब्राउनी, कारा ब्राउनी, ठीक है। ठीक है, ये जो है वो मुख्य यहाँ पर पाए जाते हैं, भारत के अंदर ये स्पीसीज जो पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम कारा के संरचना की बात करेंगे, थैलस की बात करेंगे, या फिर इसकी प्लांट बॉडी की बात करेंगे। अगर कारा के पादप शरीर या प्लांट बॉडी की बात, तो कारा की जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है मैक्रोस्कोपिक होती है, मतलब स्थूलदर्शी होती है या मैक्रोस्कोपिक जिसको बोलते हैं। तो कारा की जो प्लांट बॉडी कैसी होती है, मैक्रोस्कोपिक, स्थूलदर्शी पादप शरीर होता है, जिनको आप नग्न आंखों से देख सकते हो, जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता, जिसको नग्न आंखों से देखा जा सकता। इसके अलावा अगर हम इसमें प्लांट बॉडी की बात करेंगे, तो इस प्लांट बॉडी की जो हाइट होती है लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती। सामान्यतः इनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती। सामान्यतः इनकी जो लेंथ है, लंबाई है, 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती। इसके अलावा अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करेंगे, तो इसका प्लांट बॉडी 2 भागों के अंदर विभेदित होता है। इनका पादप शरीर मुख्य अक्ष तथा मूलाभास में विभेदित होता। अगर इनके प्लांट बॉडी की बात करेंगे, तो इस प्लांट बॉडी जो है वो 2 भागों में विभेदित होती है। पहला है इसका मुख्य अक्ष और दूसरा होता है मूलाभास के अंदर विभेदित रहता है। अगर इसके मुख्य अक्ष की बात करेंगे, तो मुख्य अक्ष लंबाई में वायवी होता है, बाहर के मतलब ऊपर की ओर होगा, और वो नोड और इंटरनोड के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। और इसके विपरीत अगर हम बात करेंगे मूलाभास की, तो मूलाभास क्या है, एक तंतुनुमा सूत्रबद्ध संरचना है, जिसके अंदर जो शाखन पाया जाता है, ब्रांचिंग होता है, और ये आधारी भाग के अंदर पाया जाता है, जिसके द्वारा ये कोई सरफेस पे यहाँ पे अटैच रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, तो इसके अंदर ओब्लिक सेप्टा पाया जाता है, जो इसके विशेष कारा का जो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। मूलाभास सूत्रवत तंतुमय शाखित संरचना होती है, जिसमें ओब्लिक सेप्टा या तिर्यक पट पाए जाते हैं, जो कारा का लाक्षणिक कैरेक्टर होता है। तिर्यक पट यानी ओब्लिक सेप्टा, जो
और दो प्रकार के अगर हम मूलाभास हम आगे अतिरिक्त सेप्टा बनाएंगे, इस प्रकार की संरचना होती है इसके अंदर, इस प्रकार का। दूसरा इसके अंदर ओब्लिक सेप्टा बोले तो इस प्रकार का सेप्टा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से भी क्या करेगा, कोई ग्रो करेगा, और यहाँ से भी क्या होगा, इस प्रकार की संरचना का। तो ये इस प्रकार की जो संरचना है उसको क्या बोलेंगे, ओब्लिक सेप्टा बोलेंगे। मतलब यहाँ से भी क्या करेगा, एक नई ब्रांच का निर्माण होगा, यहाँ से भी एक नई ब्रांच का निर्माण होगा, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, चतुष्क टाइप क्रॉस लाइक संरचना बन जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, त्रिएक सेप्टा बोलते हैं। और त्रिएक सेप्टा जो होता है ये इनका लाक्षणिक कैरेक्टर होता है। इसके अंदर सेप्टा की विपरीत दिशा के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती, ठीक है। और यहाँ पर जो संरचना बनती है उसको राइजोइडल प्लेट बोलते हैं। यहाँ पर जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं, राइजोइडल प्लेट बोलते हैं, मूलावासी पट्टिका बोलते हैं। तो ये है इसके मूलावास के बारे में। दूसरा है इसके मेन एक्सिस के बारे में। दूसरा बात करेंगे इसके मेन एक्सिस के बारे में। इनका मेन एक्सिस जो होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता। मुख्य अक्ष ऊर्ध्वाधर तथा वायवीय होता है। मुख्य अक्ष है उसका क्या होगा, इरेक्ट होगा, और कैसा होगा, वायवीय होगा। इसके अलावा अगर हम इस पे बात करेंगे तो ये मुख्य अक्ष है वो पर्व और पर्व संधियों के अंदर विभेदित होता है। भाभी सब काट लेना है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर्व एवं पर्व संधियों में विभेदित होता है। मुख्य अक्ष है वो पर्व एवं पर्व संधियों के अंदर विभेदित होता है। अगर हम बात करेंगे इस प्रकार की, हम बात करेंगे इसका जो थैलस है, इस थैलस के अंदर यहाँ पर नोड होगी, यहाँ पर भी क्या होगा, नोड होगा। ये संरचना गांठ सदृश संरचना नोड कहलाएगी, और इस नोड के बीच की जो संरचना है वो क्या कहलाती है, इंटर नोड कहलाती, ठीक है। इसके अलावा तो ये हो गया इसके सामान्य कैरेक्टर के बारे में। अब इसके डायग्रामेटिकली हम समझते हैं। अब कारा का डायग्राम जो होता है इस प्रकार का, ये तो इसका हो गया मेन एक्सिस, ये इसका हो गया मेन एक्सिस। और ये जो मेन एक्सिस होता है ये नोड और इंटरनोड के अंदर क्या होता है, मेन एक्सिस है वो नोड और इंटरनोड के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। और इसके आधारीय भाग से यहाँ पर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस संरचना को बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। ये हो गया इसका मेन एक्सिस और ये हो गए राइजोइड्स। अब जो मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस होता है पर्व और पर्व संधियों के अंदर क्या होता है, विभेदित होता है। नोड और इंटरनोड के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। और जहां पर मतलब दो नोड के मध्य की जो सेल है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे। जहां पर नोड पाया जाता है वहां से दो प्रकार की शाखाओं का जो है निर्माण होता है। माना कि यहाँ पर नोड है और इस नोड से इस प्रकार की दो प्रकार की शाखाओं का क्या होता है, निर्माण। इस नोड से दो प्रकार की शाखाओं का निर्माण होता। वापस ऊपर की ओर जो नोड है यहां से भी क्या होगा, दो प्रकार की शाखाओं का निर्माण होगा। दो प्रकार की शाखाओं का निर्माण। और ये जो शाखाएं होती हैं ये भी नोड और इंटरनोड के अंदर क्या होती हैं, डिवाइड। ये शाखाएं भी पर्व और पर्व संधियों के अंदर क्या होती हैं, विभेदित होती। ये जो डॉट बना रहा हूं ये एक तरह का क्या होता है, पर्व होता है, पर्व संधि होती है। और इस दो पर्व के मध्य जो संरचना होती है उसको अपन बोलते हैं पर्व।
ठीक है। तो ये मेन एक्सिस के नोड से क्या निकलती हैं, बाहर की ओर शाखाएं निकलती हैं। ये शाखाएं दो प्रकार की होती हैं। इसके अंदर एक शाखाएं तो आपको दिख रही है कि इसके अंदर कुछ ही सीमा तक, लिमिट तक इनका जो ब्रांच होता है, शाखा होती है, वो नोड और इंटर 5 या 6 नोड या इंटरनोड में कन्वर्ट होने के बाद इसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये संरचना है। और जो 5 या 6 जो नोड और इंटरनोड के फॉर्मेशन के बाद ये क्या हो जाती है, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। और ये जो शाखाएं होती हैं, ये शाखाएं भी क्या रहती है, नोड और इंटरनोड के अंदर डिफरेंशिएट रहती है। और इनसे भी क्या निकलती हैं, दो प्रकार की शाखाओं का निर्माण। इनसे भी क्या होता है, दो प्रकार की शाखाओं का निर्माण। इनसे भी क्या होता है, दो प्रकार की शाखाओं का निर्माण। अब यहाँ पर जो शाखाएं एक सीमित समय तक वृद्धि करती हैं और उसके बाद में इसकी वृद्धि रुक जाती है, इसको बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। इसको क्या बोलते हैं अपन, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। ठीक है। और दूसरी वह जो लगातार रूप से कंटिन्यूसली ऊपर की ओर क्या कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, लगातार वृद्धिशील है, उसको बोलेंगे अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। सीमित वृद्धि की शाखाएं और असीमित वृद्धि की शाखाएं, इसको अपन, ठीक है, सीमित वृद्धि की शाखाएं और असीमित वृद्धि की शाखाएं। और ये जो सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं, ये भी आगे नोड और इंटरनोड के अंदर डिफरेंशिएट होती है और इनके नोड से भी क्या निकलती है, दो प्रकार की ब्रांच निकल सकती हैं, जिसको अपन लिमिटेड ग्रोथ भी निकलेगी और अनलिमिटेड ग्रोथ भी निकलेगी। दूसरा, अनलिमिटेड ग्रोथ जो ब्रांच होती है, वो भी नोड और इंटरनोड के अंदर क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है और लगातार वो क्या करती है, नोड और इंटरनोड के अंदर विभक्त होती रहती है, ग्रोथ करती रहती है। अब इस प्रकार सारा का सारा इस प्रकार से थैलस क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। इस प्रकार से डिफरेंशिएट, इस प्रकार से क्या होगा, डिफरेंशिएटर होगा। जहां पे नोड है वहां पे दो प्रकार की शाखाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। जहां पे नोड है वहां पे लिमिटेड ब्रांच और अनलिमिटेड ब्रांच की शाखाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो दिखाई देती है कारा की। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कारा के अंदर, तो ये जो लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं होती हैं, ये इनके ऊपर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण होता है। कारा के अंदर, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण हमेशा लिमिटेड जो ग्रोथ ब्रांच होती हैं, लिमिटेड वृद्धि की जो शाखाएं होती हैं, उनके ऊपर होता है। और कारा के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे, तो कारा के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्लोब्यूल बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को न्यूक्यूल बोलते हैं। ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको ग्लोब्यूल बोलते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल बोलते हैं। तो कारा के अंदर क्या दिखाई दिया, सबसे नीचे की ओर क्या है, इसको राइजोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, राइजोइड। ये क्या हो गया, इसका मेन एक्सिस हो गया, मेन एक्सिस। और इस मेन एक्सिस से दो प्रकार की शाखाएं निकलेगी, एक लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच और दूसरा है अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। और ये किस में डिवाइडेड है, नोड और इंटरनोड के अंदर, पर्व और पर्व संधियों के अंदर विभक्त है। नोड और इंटरनोड के अंदर डिफरेंशिएट है। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो दिखाई देती है कारा। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कारा के अंदर, तो कारा के अगर थैलस की बात करेंगे, कारा के थैलस की बात करेंगे कि कारा का इतना सा पार्ट ले लो। अगर सामान्यतः कारा की अगर लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच वाली एक शाखा का मैं अगर डायग्राम बनाना चाहूं तो इस प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार की संरचना होती है। ये मैंने यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच की, यहाँ पर कोई भी एक इस प्रकार की क्या लिया है मैंने,
शाखाएं ली हैं, जिसके ऊपर मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो किस प्रकार से उपस्थित रहते हैं। अब ये शाखा मैंने यहाँ पर बनाई है, और ये जो होती है वो होती है नोड और इंटरनोड के अंदर डिफरेंशिएट होती है। नोड और इंटरनोड के अंदर क्या रहती है, डिफरेंशिएट। ये मैंने इतनी भी बड़ी नहीं, ये होती है नोड जिसको अपन परवसंधि बोलते हैं, ये नोड, और वापस नीचे की ओर इस प्रकार से क्या रहती है, विभाजित रहती है ये। अब इस कारा के स्टेम को देखिए, इस स्टेम के अंदर क्या रहता है कि ये जो नोड है, इस नोड से नीचे की ओर कुछ कॉर्टिकल फिलामेंट का निर्माण होता है। इस नोड के नीचे की ओर कॉर्टिकल फिलामेंट का कुछ निर्माण होता है, और इस कॉर्टिकल फिलामेंट का निर्माण यहाँ पर उपस्थित कॉर्टिकल सेल से होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको बोलेंगे असेंडिंग फिलामेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको डिसेंडिंग फिलामेंट, और आधे फिलामेंट है वो नीचे की उपस्थित कोशिकाओं से होता है। कारा का जो तना है, कारा का जो स्टेम है, वो एक प्रकार के फिलामेंट के द्वारा क्या रहता है, कवर रहता है। और इस फिलामेंट का निर्माण, आधे फिलामेंट का निर्माण तो ऊपर उपस्थित नोड से होता है, और आधे फिलामेंट का निर्माण नीचे उपस्थित नोड से होता है। ऊपर वाले जो नोड से जो नीचे के ओर फिलामेंट बने हैं, जिसको अपन कॉर्टिकल फिलामेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। और नीचे की ओर उपस्थित है, इसको बोलेंगे असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। ऊपर की ओर है, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट, और नीचे की ओर उपस्थित हैं, इसको बोलेंगे असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। और ये कंप्लीट ये कॉर्टिकल फिलामेंट कहलाते हैं, जो अपोजिट साइड से इस प्रकार नोड से निर्मित होते हैं। तो ये सारी संरचना इस प्रकार से यहाँ पर निर्मित होती है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो कंप्लीट फिलामेंट है, आपको ऐसा दिखाई, कंप्लीट फिलामेंट आपको ऐसा दिखाई देगा, जिसके ऊपर ये कॉर्टिकल फिलामेंट दिखाई देते, इस प्रकार की संरचना। अब यहां पर देखिए, जहां पर नोड है, कहां पर, यहां पे नोड है, यहां से क्या निकलती है, शाखाएं निकलेगी। यहां पर नोड है, यहां पे नोड है, यहां से क्या निकलती है, कुछ शाखाएं निकलती हैं। दो प्रकार की शाखा हैं, जिसको लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच बोलेंगे और अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। अब इन्हीं के ऊपर क्या रहता है, यहां पर इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। यहां पर इस प्रकार की संरचना, जिसको अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, और इसके आधारीय भाग के अंदर भी इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार की संरचना का, ये होते हैं इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको बोलते हैं न्यूक्लियल, इसको बोलते हैं ग्लोब्यूल। न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल, और ये जो न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल होते हैं, ये इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। न्यूक्लियल होता है इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ग्लोब्यूल होता है इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियल है वो कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो ग्लोब्यूल है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ से देखिए, माना कि यहाँ से दो प्रकार की शाखाएं निकलेंगी। एक को बोल दिया अपने ने अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, और दूसरी यहाँ पर निर्मित हो गई है, जिसको बोलेंगे लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। और इस लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच के बाहर की ओर एक इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं इसको, स्टिप्यूल। इसको क्या बोलते हैं, अनुपर्णक, स्टिप्यूल बोलते हैं। और इस स्टिप्यूल की संख्या होती है, और लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाओं की क्या होती है,
बराबर होती है। जितनी लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं होगी उतने ही क्या होंगे इसके अंदर स्टिप्यूल होते हैं। इस प्रकार की संरचना को यूनिस्टिप्लोइड कहते हैं। अगर स्टिप्लोइड की अगर नंबर लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच की जो शाखाएं हैं उनसे क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो इस प्रकार की संरचना को हम बोलते हैं बाइस्टिप्लोइड या फिर डाइस्टिप्लोइड स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। मोनोस्टिप्लोइड का यूनिस्टिप्लोइड का मतलब क्या हो गया कि लिमिटेड ग्रोथ के अगर 10 लिमिटेड ग्रोथ बनती है तो 10 स्टिप्लोइड बनेगी, जो कहाँ पर इसके आधारीय भाग के अंदर उपस्थित रहता है। तो यहाँ इस प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई दे सकती है। इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे सकती है। ये क्या होती है, स्टिप्यूल होते हैं, जहाँ से क्या निकलती है, लिमिटेड ग्रोथ की शाखाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये होता है सामान्य कारा का जो जिसके बारे में बोल सकते हैं थैलस की संरचना और सारा इसकी बाहरी संरचना का वर्णन। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेल अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, इसके अंदर ग्रोथ किस प्रकार से होती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस प्रकार से बनते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, हम बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।